हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डेली चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 16 का ये दोस्तों 5th पार्ट है, यानी कि ये दोस्तों लास्ट पार्ट है। और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 81 है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा सुर्खियों में थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसकी स्थापना रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में की गई थी। दूसरा दिया है कि यह विश्व बैंक के प्रणाली से बाहर स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसके कौन कौन से कथन सही है या हैं। तो अब अपन देखें जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है ये सुर्खियों में क्यों थी, क्योंकि अभी हाल ही में चीन ने जून और जुलाई 2020 में जो सक्तैंग अभ्यारण्य है उसको जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है इससे जो उसको फंड मिल रहा था उसको रोकने का इसने प्रयास किया है। और फिर चीन ने यह तर्क भी दिया है कि यह जो अभ्यारण्य है ये एक विवादित क्षेत्र है, इसीलिए इसका जो फंड है वो रोक दिया जाए और इसी कारण से यह सुर्खियों में था। और अपन देखें जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है ये क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे ग्रह की जो सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या हैं उससे निपटने में सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और अपन देखें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसमें जो पहला दिया है कि इसकी स्थापना रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में की गई थी। तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब रियो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था तो उसी की जो पूर्व संध्या है उस पर जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है उसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह विश्व बैंक के प्रणाली से बाहर स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन है। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यदि अपन देखें जब वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना हुई थी यानी कि सन 1992 से अभी तक ये लगभग 20.5 बिलियन जो डॉलर है वो अनुदान कर चुका है। और इसके अलावा भी ये 170 देशों में कम से कम 4800 से भी अधिक जो परियोजना हैं उनके लिए सह वित्त पोषण यानी कि को फाइनेंसिंग जो है उसमें 112 जो बिलियन डॉलर है वो एकत्रित भी कर चुका है। इसीलिए यह जो निकाय है ये स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन है, क्योंकि यह वित्त का हस्तांतरण भी करता है और उसका ग्रहण भी करता है। इसीलिए जो इसका दूसरा कथन है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का या के प्रभाव है या है। पहला दिया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार आवश्यक रूप से और स्वतः निलंबित हो जाते हैं और यह निलंबन आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहता है। और दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्यभूत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार निलंबित कर सकता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है। तो अब अपन देखें जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो प्रभावित होते हैं। तो अपन देखें सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है वो अनुच्छेद 352 में होती है और इसी में यदि आप +4 कर दोगे तो अनुच्छेद 356 बन जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और यदि इसी में आप +4 कर दोगे तो आपका अनुच्छेद 360 बन जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल बन जाएगा।
और इस प्रकार आप यदि 352 वर्ष को याद कर लेते हो तो उसमें +4 करते हो तो आपको इसके तीनों अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो अपन देखें जो राष्ट्रीय आपात है इसकी घोषणा कब होती है, तो इसकी घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होती है यदि कोई युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी एक राज्य क्षेत्र पर सुरक्षा संकट उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो अपन देखें जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तो जो अनुच्छेद 358 है और अनुच्छेद 359 है, ये दोनों अधिकार जो हैं ये मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपात के जो प्रभाव है उसका वर्णन करता है। और अपन देखें जो इसमें पहला अध्याय की अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार आवश्यक रूप से और स्वतः निलंबित हो जाते हैं और यह निलंबन आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो नियम था कि स्वतः निलंबित हो जाएंगे और निलंबन जो है वो आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहेगा। तो ये जब जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है जब तक ये संशोधन नहीं हुआ था उसके पहले तक ये जो नियम था ये जारी था, लेकिन जैसे 44वां संविधान संशोधन हुआ तो जो अनुच्छेद 19 है उसका जो दायरा है उसको सीमित कर दिया, यानी कि जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत जो 6 अधिकार हैं वो तभी निलंबित हो सकते हैं जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया उसके आधार पर होती है, तभी अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित होता है और यह जो शक्ति है ये अनुच्छेद 358 देता है। और अपन देखें इसमें जो दूसरा अध्याय की राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्यभूत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार निलंबित कर सकता है, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो अधिकार था ये भी जब तक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित नहीं हुआ था इसके पहले राष्ट्रपति जी को यह अधिकार था कि वो इस अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 44वां संविधान लागू हुआ तो उसमें राष्ट्रपति जी की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 359 के तहत सीमित कर दी और फिर उनको प्रतिबद्ध भी कर दिया कि यदि जो अनुच्छेद 20 और 21 है उसके द्वारा प्रत्यभूत जो मूल अधिकार है उसको परिवर्तित कराने के लिए यदि समावेदन करने का अधिकार दिया है तो वो निलंबित नहीं कर सकता है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब राष्ट्रपति जी को यह अधिकार था कि वो निलंबित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो फिर राष्ट्रपति जी को यह शक्ति दी गई कि वो किसी प्रकार से जो अधिकार हैं उसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाना था। दूसरा दिया है कि बजट पर समग्र रूप से मतदान करने की अनुमति दी गई। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या है। तो अपन देखें जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है इसके प्रावधानों के संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाना था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो वायसराय थे उसमें एक भारतीय यानी कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है उसको नियुक्त किया गया था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है इसने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में जो सदस्य है उनकी संख्या बढ़ा दी थी, यानी कि केंद्र विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी थी, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद थे
उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो सीमित नहीं थी और इसमें जो दूसरा अध्याय की बजट पर समग्र रूप से मतदान करने की अनुमति दी गई थी। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत, क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम जो 1919 है उसमें बजट पर समग्र रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि जो अलग से बजट तैयार किया जाता है उस पर मतदान कर सकते हैं, ना कि समग्र रूप से मतदान करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है कि संघीय विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय संविधान एकात्मक विशेषताएं भी रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? तो इसमें जो पहला दिया है कि एकल संविधान, दूसरा दिया है एकीकृत न्यायपालिका, तीसरा दिया है अखिल भारतीय सेवाएं और चौथा दिया है कि द्विसदनीय व्यवस्था। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो भारतीय संविधान है उसमें एकात्मक विशेषताओं को भी अपनाया गया है और संघीय विशेषताओं को भी अपनाया गया है। तो अपन देखें जो एकात्मक विशेषता है तो वो कौन कौन सी है। तो जो एकात्मक विशेषता है उसका मतलब होगा कि जो एक शब्द है वो आपको कॉमन मिलेगा, यानी कि जो सेवाएं हैं वो पूरे भारत में एक ही होंगी। जैसे कि इसमें जो पहला दिया है कि एकल संविधान, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारत के लिए सिर्फ एक ही संविधान का उल्लेख किया गया है, ना कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान की। तो इसमें जो पहला दिया था कि एकल संविधान, तो ये एकात्मक विशेषता बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि एकीकृत न्यायपालिका, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारत के लिए सिर्फ एक ही उच्चतम न्यायालय है। फिर बाकी उसके नीचे जो राज्य में है उसमें उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, लेकिन पूरे भारत के लिए एक ही न्यायालय मानी जाती है जो कि उच्चतम न्यायालय है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा का मतलब है IAS हो गए, IPS और IFS हैं, वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही हैं, ना कि अलग अलग होते हैं। इसीलिए इसका जो तीसरा कथन है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया कि द्विसदनीय व्यवस्था, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा, तो इसमें दो अलग अलग हैं और पूरे भारत के लिए हैं। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है कि रियासतों में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा के पश्चात तुरंत ही रियासतों में स्वतंत्रता संघर्ष में औपचारिक रूप से सम्मिलित हो गई। दूसरा दिया है कि जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और तीसरा दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को रियासतों के सभी शासकों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ करने का निर्देश दिया। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे कथन सही है या हैं। तो अब अपन देखें जो रियासतों में हुए स्वतंत्रता आंदोलन है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा के पश्चात तुरंत ही रियासतों में स्वतंत्रता संघर्ष में औपचारिक रूप से सम्मिलित हो गई थी। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था तो उसमें पहली बार जो देसी रियासत हैं उनके प्रति अपनी नीति की घोषणा भी की थी। और उन्होंने उसमें यह प्रस्ताव भी रखा था कि जो रियासत हैं उनमें जो कांग्रेस हैं उसके नाम पर कोई भी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो आरंभ नहीं की जाएंगी। इसीलिए जो इसका
कथन पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जब 1939 में लुधियाना अधिवेशन हुआ था तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, इसीलिए जो इसका दूसरा कथन है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को रियासतों के सभी शासकों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ करने का निर्देश दिया था, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने जनता से यह कहा कि वे स्वयं को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित करें और वह राजाओं का नेतृत्व तभी स्वीकार करें जब राजा अपना भविष्य जो है वो जनता के साथ जोड़ ले, अन्यथा स्वीकार ना करें। इस प्रकार गांधी जी ने सभी शासकों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ करने का निर्देश नहीं दिया था, इसीलिए इसका जो कथन 3 है ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है कि डंपिंग यानी कि पाटन रोधी शुल्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला दिया है कि कोई देश किसी भी कंपनी पर डंपिंग रोधी शुल्क आरोपित कर सकता है यदि वह कंपनी किसी उत्पाद को अपने घरेलू बाजार की तुलना में कम मूल्य पर निर्यात करती है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह वित्त मंत्रालय द्वारा आरोपित किया जाता है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यह से कथन सही है या है। तो अपन देखें जो डंपिंग यानी कि जो पाटन रोधी शुल्क है इसके संदर्भ में अपन को बताना है कि कौन कौन से कथन सही है या हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि कोई देश किसी भी कंपनी पर डंपिंग रोधी शुल्क आरोपित कर सकता है यदि वह कंपनी किसी उत्पाद को अपने घरेलू बाजार की तुलना में कम मूल्य पर निर्यात करती है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई दूसरा देश है यानी कि मान कर चलिए यदि चीन है तो वो जो दवाई हमारे देश में 50 रुपए की है और यदि चीन उसी दवाई को हमारे ही देश में आकर हमारे घरेलू बाज़ारों में जो इसका घरेलू रेट है वो 50 रुपए है, लेकिन जो चीन है वो इसी को सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में बेचता है, तो जो हमारा देश है वो चीन पर जो डंपिंग रोधी शुल्क है वो आरोपित कर सकता है और यही कहलाता है डंपिंग रोधी शुल्क। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह वित्त मंत्रालय द्वारा आरोपित किया जाता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें शुल्क यानी कि पैसों की बात आएगी तो वित्त मंत्री सबसे आगे ही आएंगे, यानी कि इसका दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा आम जनता से है, उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक वर्ग से मृत है। तो इसमें ए दिया है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बी दिया है अरविंद घोष ने कहा था, सी दिया है स्वामी विवेकानंद ने कहा था और डी दिया है कि लाला लाजपत राय ने कहा था। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें शब्द आ रहा एकमात्र आशा, तो दोस्तों आशा किससे रहेगी, तो अपन को आशा उसी व्यक्ति से रहेगी जिसके पास विवेक रहता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा आशा, और आशा हमको उसी व्यक्ति से रहेगी जिसके पास विवेक रहेगा, क्योंकि वो आगे जाकर विवेक से काम करेगा, यानी कि बुद्धि से काम करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी स्वामी विवेकानंद। और अब अपन चलते हैं
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत का राज्य क्षेत्र वाक्यांश में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। ए दिया है केवल राज्य, बी दिया है केवल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, सी दिया है राज्य संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाएं, और डी दिया है केवल संघ राज्य क्षेत्र। तो इनमें से आपको बताना है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र शब्द है ये किसको संदर्भित करता है। तो अपन देखें, जो राज्य क्षेत्र है यानी कि क्षेत्र की बात हो रही तो उसमें राज्य का क्षेत्र आएगा और संघ क्षेत्र भी आ जाएगा और ऐसा क्षेत्र भी आ जाएगा जो भारत ने कहीं से अर्जित भी किया है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाएं वही कहलाते हैं भारत का राज्य क्षेत्र। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है समिति, दूसरी तरफ दिया है अनुशंसा। पहला दिया है अशोक मेहता समिति ने अनुशंसा की थी कि न्याय पंचायतों का गठन करना चाहिए। दूसरा दिया है कि जीवी के राव समिति ने कहा था कि जिला विकास आयोग के पद का सृजन करना चाहिए। और जो तीसरा दिया है कि LM सिंघवी जो समिति है उन्होंने अनुशंसाएं की थी कि न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही सुमेलित है या हैं। तो अपन देखें, इसमें जो पहला दिया कि अशोक मेहता समिति ने अनुशंसाएं की थी कि न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और इन सभी को अपन पूरी ट्रिक से भी पढ़ेंगे। और इसमें जो दूसरा दिया है कि जीवी के राव समिति ने अनुशंसाएं की थी कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करना चाहिए, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि LM सिंघवी समिति ने अनुशंसा की थी कि न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि इन सभी को अपन ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि अशोक मेहता समिति ने अनुशंसा की थी कि न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, तो अपन देखें कैसे, क्योंकि इसमें शब्दारा मेहता और जो मेहता होते हैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होते हैं और उनको देखो तो अधिकतर वो पंचायत करते रहते हैं और दूसरों को न्याय दिलाते रहते हैं कि नहीं आपने ये सही नहीं किया और आपने ये सही किया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेहता साहब होते हैं वही न्याय पंचायतों का गठन करते हैं, यानी कि वही पंचायत करते हैं और वही न्याय भी दिलाते हैं। इस प्रकार आपको जो इसकी पहली समिति है वो आपको याद हो गई होगी। और इसमें जो दूसरा दिया है कि जीवी के राव समिति ने अनुशंसा की कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करना चाहिए। कैसे, क्योंकि इसमें शब्द आ रहा जिला यानी कि जा से ही शब्द आ रहा और इसमें भी जा से ही आ रहा, तो दोनों मैच कर रहे, यानी जा से जीवी के राव समिति और जा से ही जिला आ जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि LM सिंघवी समिति ने अनुशंसा की कि न्याय के अधिकरणों की स्थापना कैसे, क्योंकि अपन वही सुनवी जो न्यायिक अधिकरणों में होता है, यानी कि अपन सुनवी कि किस प्रकार से जो न्यायिक अधिकरण होती है उसकी स्थापना होती है, यानी कि जो सिंघवी यानी कि अपन सुनवी कि जो न्याय के अधिकरण होता है उसकी स्थापना किस प्रकार होती है। और अब अपन इन सभी को एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे इसमें अशोक मेहता यानी कि जो मेहता साहब होते हैं तो वो पंचायत करते हैं लेकिन वो सभी को न्याय दिलाते हैं। और इसमें जो दूसरा दिया है कि जीवी के यानी कि जा से जी और जा से जिला। और इसमें जो तीसरा है कि सिंघवी, तो सिंघवी यानी कि सुनवी कि किस प्रकार से न्यायिक अधिकरणों की स्थापना होती है। इस प्रकार दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों आपको जिस टॉपिक से संबंधित जो भी ट्रिक चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर करिए, तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे।
तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया था। दूसरा दिया है कि के.एम. मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा ऐसे कथन सही है या है। तो अपन देखें जो भारत संविधान सभा है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सितंबर 1945 में इंग्लैंड की जो लेबर पार्टी थी उसकी सरकार ने यह घोषणा की कि उसकी योजना भारत में संविधान सभा के गठन करने की है। और फिर वर्ष 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने संविधान सभा और इसके साथ एक अंतरिम सरकार है उसके गठन की अनुशंसा की थी। इसलिए जो इसका पहला वाला कथन है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि के.एम. मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके साथ साथ जो एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं वो भी इस समिति के सदस्य थे। और जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं वो भी इस समिति के सदस्य थे। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला है वो भी इस समिति के सदस्य थे। जबकि जो प्रारूप समिति थी इसकी जो अध्यक्षता की थी वो B.R. अम्बेडकर साहब जी ने की थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हाल ही में भारत की मसाला बोर्ड ने तेलंगाना में हल्दी के निर्यात संवर्धन के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं केंद्र सरकार को सौंपी हैं। इस संदर्भ में भारत की मसाला बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सामुदायिक निकाय है। दूसरा दिया है कि इसका प्राथमिक कार्य मसालों के निर्यात का विकास और विनियमन है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा या से कथन सही है या है। तो अब अपन देखें जो भारत के मसाला बोर्ड है उसके संदर्भ में अपन को बताना है कि कौन कौन से कथन सही है या हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सामुदायिक निकाय है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सामुदायिक निकाय नहीं है, जबकि यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक सामुदायिक निकाय है। इसलिए पहला वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसका प्राथमिक कार्य मसालों के निर्यात का विकास और विनियमन करना है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें शब्द आ रहा मसाला तो वो मसालों का निर्यात और उसका विकास और जो विनियमन है वही करेगा। और इसमें जो मसाले हैं उसमें जैसे छोटी और बड़ी इलायची हो गई उसका उत्पादन और विकास जो करना है वो भी इसी में सम्मिलित है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सुंदरवन द्वीप समूह से संबंधित है। पहला दिया है मौसूनी द्वीप, दूसरा दिया है सागर द्वीप, तीसरा दिया है घोरामारा द्वीप। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो सुंदरवन द्वीप समूह है उसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि मौसूनी द्वीप है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी जब मई 2020 में महाचक्रवात अम्फान तूफान आया था तो जो मौसूनी द्वीप है इसको बहुत ही क्षति पहुंची थी। इसीलिए इसमें जो पहला दिया है कि मौसूनी द्वीप है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि सागर द्वीप है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि घोरामारा द्वीप है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर
डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और यह जो सुंदरवन द्वीप है ये एक प्रकार से सैकड़ों द्वीपों और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है और साथ में जो छोटी छोटी सहायक नदियां होती है उनसे मिलकर एक जाल बनाती हैं जिसे अपन कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। और यह जो सुंदरवन डेल्टा है ये भारत से लेकर बांग्लादेश तक में फैला हुआ है और सुंदरवन को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल के रूप में। और सुंदरवन जो रामसर स्थल है उसमें भी सम्मिलित किया गया है जिसका यह 27वां भाग है, यानी कि जो रामसर स्थल है उसका यह 27वां रामसर स्थल है। और अपन ने अपने इसी चैनल पर जो रामसर स्थल है उससे संबंधित सभी रामसर स्थल और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को अपन ने पूरी टेक्स्ट से पढ़ा था। तो दोस्तों यदि आपने जो रामसर स्थल है उससे संबंधित जो ट्रिक हैं वो आपने नहीं देखी तो आप इसी चैनल पर जाके जो प्लेलिस्ट है जनरल नॉलेज की उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो जनरल नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट है तो उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत के संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती है। पहला दिया है दूसरी अनुसूची, दूसरा दिया है चौथी अनुसूची, तीसरा दिया है छठी अनुसूची, जबकि चौथा दिया है कि सातवीं अनुसूची। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो साधारण बहुमत है इसका मतलब होता है कि जो सदन है उसमें जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनमें से जिसने भी वोट डाला है तो उसमें यदि एक सदन को 135 वोट मिल गए और दूसरे को यदि 136 वोट मिले तो यही कहलाता है साधारण बहुमत, यानी कि सदन में जितने सदस्य उपस्थित है उसमें मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत है उसी को कहते हैं साधारण बहुमत। और इसी के संदर्भ में अपन को बताना है और इसमें जो पहला दिया है कि दूसरी अनुसूची जो है वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती है तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरी अनुसूची में कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, सदन के अध्यक्ष हो गए और जो न्यायाधीश है उन सभी के वेतन और विशेष अधिकार है उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। और जो इसमें उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीश हैं उनकी संख्या को भी दूसरी अनुसूची से ही संशोधित किया जा सकता है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि चौथी अनुसूची को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि चौथी अनुसूची को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उसके समर्थन पर ही चौथी अनुसूची को संशोधित किया जा सकता है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि छठी अनुसूची तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो छठी अनुसूची है इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सम्मिलित है तो इसमें भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। इसके अलावा जो पांचवी अनुसूची है यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है उसमें भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और इसमें जो चौथा दिया है कि सातवीं अनुसूची तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सातवीं अनुसूची में भी विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए मंगल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है मंगल पर अंतरिक्ष यान उतारने वाले मात्र 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और भारत हैं। दूसरा दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई मंगल पर मिशन भेजने वाला एकमात्र इस्लामिक देश है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है या हैं। तो अब अपन देखें इसमें जो मंगल मिशन है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि मंगल पर अंतरिक्षयान उतारने वाले मात्र 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और भारत हैं तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारत सम्मिलित नहीं है। इसलिए इसका जो पहला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा।
और इसमें जो दूसरा दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई मंगल पर मिशन भेजने वाला एकमात्र इस्लामिक देश है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अभी हाल ही में चीन ने भी तियानवेन फर्स्ट के नाम से एक जो मंगलयान है उसको अंतरिक्ष में उतारने का फैसला लिया है। इसलिए जुलाई 2020 में विभिन्न देशों द्वारा कुल मंगल मिशन जो है वो प्रमोचित किए गए हैं। इसलिए इसमें जो 3 देश हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और भारत की जगह चीन होता तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही हो जाता। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दूसरा दिया है कि यह एक मठ व्यवस्था है जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर व्यक्ति के ध्यान और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसमें जो तीसरा दिया कि यह कर्म योग को प्रधानता देता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा या से कथन सही है या है। तो अब अपन देखें जो रामकृष्ण मिशन है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया कि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना सन 1897 में की गई थी। और दूसरा दिया है कि यह एक मठ व्यवस्था है जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर व्यक्ति के ध्यान और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो व्यवस्था है यह गैर मठ व्यवस्था है। इसलिए इसका दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि यह कर्म योग को प्रधानता देता है, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ कर्म योग को प्रधानता नहीं देता है, जबकि यह जो योग के संश्लेषण हैं उसमें विश्वास रखता है। यानी कि ज्ञान योग हो गया जो ज्ञान का योग कहलाता है, भक्ति योग यानी कि भक्ति का योग, राज योग यानी कि ध्यान का योग और कर्म योग यानी कि कार्य का योग। तो ये सभी पर विश्वास रखता है, ना कि सिर्फ कर्म योग पर। इसीलिए इसका तीसरा कथन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा कि केवल 1 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें उचित माना जाएगा। पहला दिया है राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उचित माना जाएगा। दूसरा दिया है कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए कोई सरकार जानबूझकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से मना करती है। और तीसरा दिया है कि राज्य में यदि कुशासन होता है तो उसमें अनुच्छेद 336 लग सकता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता, तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो उचित माना जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए कोई सरकार जानबूझकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से मना करती है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो उचित माना जाएगा। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि राज्य में कुशासन होता है, तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो उचित माना जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण का दायरा
केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों तक सीमित है। दूसरा दिया है यह नागरिकों के एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए राजनीतिक भाषण देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा से कथन सही है या है। तो अब अपन देखें जो अनुच्छेद 29 है, इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो अपन देखें इसमें जो पहला दिया कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण का दायरा केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों तक सीमित है। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 29 में नागरिकों की जो अनुभाग शब्दावली है उसका प्रयोग किया गया है, यानी कि जिसका मतलब होता है कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ जो बहुसंख्यक हैं वो भी सम्मिलित होंगे, ना कि केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक तक सीमित है। इसलिए जो इसका पहला वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया कि यह नागरिकों के एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए राजनीतिक भाषण देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था। ये दिया है 1929 के लाहौर अधिवेशन में सहमत पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को औपचारिक रूप से स्वीकार करना। बी दिया कि दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित किए जाने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनाए जाने वाले समान एजेंडे पर चर्चा करना। सी दिया कि गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करना। और डी दिया कि कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए अधिकृत करना। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो मार्च 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदत्त साक्ष्य के नियमों से बने होंगे। और दूसरा दिया है कि अपराध के मामले में ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील पर सत्र न्यायालय द्वारा 6 महीने के भीतर सुनवाई और निपटान किया जाएगा। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है या है। तो अब अपन देखें जो ग्राम न्यायालय है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया कि ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदत्त साक्ष्य के नियमों में बंधे होंगे। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत हो गया और उच्च न्यायालय द्वारा जो उक्त संबंध है उसमें बनाए गए नियम हैं उनका मार्गदर्शन करता है, ना कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसमें जो प्रदत्त साक्ष्य हैं उनके नियमों से बंधा रहेगा। इसलिए जो इसका पहला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि अपराध के मामलों में ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील पर सत्र न्यायालय द्वारा 6 महीने के भीतर सुनवाई और निपटान किया जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और जो ग्राम न्यायालय है इसकी स्थापना ग्रामीणों के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई थी। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि केंद्र और राज्य संबंधों के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोगों का गठन किया गया था।
पहला दिया है पुंछी आयोग, दूसरा दिया है सरकारी आयोग, तीसरा दिया है मलीमथ समिति और चौथा दिया है राजमन्नार समिति। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो केंद्र और राज्य संबंधी मुद्दे हैं उनके लिए कौन कौन समिति का गठन किया गया था। तो इसमें जो पहला दिया है कि पुंछी आयोग का गठन किया गया था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस समिति का गठन अप्रैल 2007 को मदन मोहन जो पुंछी है उनके अध्यक्षता में किया गया था और इनका गठन केंद्र और राज्य संबंधी जो मुद्दे हैं उनका परीक्षण करने के लिए ही किया गया था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि सरकारी आयोग, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका गठन सन 1983 में किया गया था और इसने अनुशंसाएं जो रखी थी वो टोटल 247 अनुशंसाएं रखी थी केंद्र और राज्य से संबंधित मुद्दे में। और इसमें जो तीसरा दिया है कि मलीमथ समिति, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मलीमथ समिति का जो गठन किया गया था वो आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों की समीक्षा करने के लिए किया गया था, न कि केंद्र और राज्य संबंधी मुद्दों पर परीक्षा करने के लिए किया गया था। और इसमें जो चौथा दिया कि राजमन्नार समिति, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका गठन सन 1969 में केंद्र और राज्य संबंधों के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए ही किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन देखें कि इसको अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जो केंद्र और राज्य यानी कि सरकार की बात हो रही, तो जो सरकारी आयोग है ये तो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि केंद्र और जो राज्य है वो सरकार ही है, यानी कि सरकारी आयोग। और फिर जो सरकार होते हैं तो उसके पीछे पूछ लग जाती है, किसकी, तो राज्य के पीछे केंद्र की पूछ लग जाती है, क्योंकि जो केंद्र होता है वो राज्य को कुछ न कुछ आदेश देता रहता है, यानी कि जो राज्य है उसके पीछे केंद्र की पूछ लग गई, यानी कि पुंछी आयोग। और फिर राजमन्नार, यानी कि जो केंद्र होता है वो राज्य को राज करने से मना करता है, यानी कि राजमन्नार। यानी कि जो केंद्र और राज्य हैं वो सरकार है, यानी कि सरकारी आयोग, उसके पीछे केंद्र की पूछ लग गई और फिर जो केंद्र होगा वो राज्य को राज करने से मना करेगा, यानी कि राजमन्नार। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों, प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।